अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लिक्विड के पूरे बल्क की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एक कंटेनर मैंने बनाया है, इस कंटेनर के अंदर हमने इमेजिन कर लिया, यानी सपोज किया है कि वाटर है, क्योंकि पढ़ने के लिए बेस्ट रहता है। तो अंदर जो मॉलिक्यूल है, ये पूरे बल्क के, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, इसके बारे में हमने बात नहीं करनी हो रही सरफेस टेंशन में। ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस पर, तो इसलिए लिखा हुआ लिक्विड प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, क्योंकि जो अंदर बल्की मॉलिक्यूल है, हालांकि पूरा वाटर है। रेड कलर वाला जो नजर आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला H2O है। जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये भी H2O है। ये भी पानी है, ये भी पानी है। लेकिन अंदर जो बल्क में मौजूद है पानी, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है, और सरफेस वाली जो होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है। ये एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है। इंटरफेस क्या होता है? दो चीजों को अलग करता है। गैस को लिक्विड से अलग करता है, या तो लिक्विड को सॉलिड से अलग करेगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो ये किसको किससे अलग कर रहा है? तो दरअसल अंदर मौजूद है वाटर, जाहिर सी बात है कि ये होगा लिक्विड, और लिक्विड के ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एयर तो लाजमी होगा। एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। कौन कौन से गैसेज हो सकते हैं? तो नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ी बहुत मिकदार में हीलियम हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के गैस होते हैं। तो ये ऊपर का जो लेयर है गैस, और ये जो अंदर मौजूद है लिक्विड, इन दोनों को ये सरफेस अलग कर रहा है। तो इसका नाम इंटरफेस से भी दिया जाता है। ये एक सरफेस है, बाकी की प्रॉपर्टी से ये थोड़ा सा अलग होता है। सरफेस टेंशन को अगर बिना कॉन्सेप्ट को समझना चाहे, तो सिर्फ इतना सा आप देख सकते हो, जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भाई सरफेस का मतलब होता है सतह, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, मतलब ऐसी फोर्स जो अपनी तरफ किसी चीज को खींच रही हो। तो होता यही है कि भाई सरफेस है, सरफेस के 1 मीटर लेंथ, यानी यूनिट लेंथ 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, उस यूनिट लेंथ पे नीचे से जो फोर्स लग रहा है, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये तो हो गया बिना कॉन्सेप्ट के, रट्टा लगा के डेफिनेशन लिख सकते हो। ये रहा फोर्स पर यूनिट लेंथ, या दूसरा डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट एरिया। लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन से लेना देना नहीं है, हमें डेफिनेशन के साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन तो आप पेपर में चारों में से कोई एक लिखोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर अभी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फिर इसके अंदर डेरिवेशन फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा सरफेस टेंशन का जो सिंबल होता है, यही मैंने लिख दिया है। इसको गामा के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगहों में इसको सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगहों में इसको टी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगहों में इसको एस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलग अलग किताब में कहीं पर भी कुछ भी होता है। फिलहाल कराची बोर्ड के ताल्लुक है, तो हमारे बुक के अंदर चारों में से कोई भी इस्तेमाल नॉर्मल नहीं किया हुआ, लेकिन आप अलग अलग किताबों में जहां पर जो मन करे आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको एक कोहेसिव और एडिसिव फोर्स आपको पता होना चाहिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आपको कहा भी था कि जब ये वीडियो आप देखने आओ, तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स को ना थोड़ा बहुत आपको समझ कर आना पड़ता है। अगर शॉर्ट रिव्यू में आपको बताऊं, तो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसिव बोलते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको एडिसिव बोलते हैं। बाकी डिटेल उस वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर से ये चीजें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कि जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, वहां पे एनर्जी कम होता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। और जहां एनर्जी डिक्रीज होता है, वो लोग ज्यादा स्टेबल होते, हाई एनर्जी वाले ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और हमें नजर आ रहा होगा यहां पर रिलेशन, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एनर्जी। जितना सरफेस एरिया कम होगा, एनर्जी उतना कम होगा। हर कोई लिक्विड यही चाहता है ना कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो। क्यों कम हो भाई? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम होगा। जब कोई चीज का एनर्जी कम होता है तो स्टेबल होता, हम और आप भी यही चाहते हैं ना कि भाई अपनी जिंदगी में स्टेबल रहे। तो इसलिए अगर हम एक उसको समझने के लिए कि वाटर जो होता है ना, वाटर का कतरा कहीं पर नजर आ रहा है आपको, तो हमेशा वो स्फेरिकल होता है। इसका रीजन आपसे पेपर में पूछा भी जाता है, डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो होता यह है कि कोई भी गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम, और उसका आप मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप बनाइए, तो सबसे मिनिमम जो सरफेस एरिया आपको नजर आएगा ना, वो एक स्फेरिकल का नजर आता है। स्फेरिकल्स के अलावा जैसे ज्योमेट्रिकल शेप तो हो सकता है, कोन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, वो होता है
स्फेरिकल का, इसलिए वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। वो आपको डिटेल अगले वाली वीडियो में जब रीजन वाले में जाएंगे तो वहां हम बताएंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अभी जो इसमें अंदर पढ़ेंगे ना, तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एनर्जी को कम करने की वजह कर, ताकि कम एनर्जी होगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये इसका रिलेशन है कि एनर्जी कम, ये सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस की एनर्जी कम होगी, जहां एनर्जी कम होती है वो हमारे पास मोर स्टेबल होता है। तो ये सारा चीज जब सरफेस टेंशन अभी पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको सारा काम आएगा। अब आते हैं हम अंदर, जरा झांकते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल और अंदर जो मॉलिक्यूल है, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल जो इधर 10 बल्कि 30 मॉलिक्यूल नीचे नजर आ रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऊपर नजर आ रहा है। बल्क मॉलिक्यूल और ऊपर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या अंतर है? इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल मैंने सपोज कर लिया कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल है यहां से। अब इस मॉलिक्यूल को नीचे जिस फोर्स से खींचा जा रहा है, जाहिर सी बात ये मॉलिक्यूल नीचे इसको खींचेगा तो इतने ही फोर्स से इसको ऊपर भी खींचा जा रहा है। यानी एक बॉडी यहां पर मौजूद है, एक बॉडी को यहां पे 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो यहां पर भी 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ये बॉडी उधर जाएगी इधर जाएगी, तो जवाब है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बॉडी उसी जगह रेस्ट हालत में नजर आएगा, ना उधर जाते हुए ना इधर आते हुए। तो यहां पर ऐसा ही है कि ये मॉलिक्यूल जिसको हमने एक सपोज किया है कि भाई ये मॉलिक्यूल ऊपर से जितना खींच रहा उतना नीचे से खींच रहा है, दोनों कैंसिल कर देगा। जितना यहां से इसको खींच रहा उतना यहां से इसको खींच रहा है, जितना यहां से इसको खींच रहा उतना यहां से इसको नीचे खींच रहा है, जितना यहां डायगोनल से इससे खींच रहा उतने ही डायगोनल से वहां पे खींच रहा है। तो इसके अंदर नेट फोर्स देखा जाए तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा। ये वाला चीज यहीं पे लिखा हुआ है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स, इसी के लिए सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई नेट रिजल्टेंट फोर्स या तो नेट अट्रैक्शन फोर्स यहां पर 0 होगा, ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आ गया। लेकिन जब अगर हम बल्क ऑफ मॉलिक्यूल को देखने जाए तो इस रेड वाले मॉलिक्यूल को, एक कोई भी रेड मॉलिक्यूल में ले लेता हूं, यहां पर ये रहा, इस मॉलिक्यूल को हम चेक करें तो भाई ये तो चलो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जितना यहां से खींचा जा रहा उतना ये वाले मॉलिक्यूल को यहां से भी खींचा जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन नीचे से जितना खींचा जा रहा रेड वाले को, ये मॉलिक्यूल रेड वाले को खींच रहा है, तो इसके ऊपर कोई और वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, लिक्विड का। इसी के कंपैरिजन जितना यहां से खींचा जा रहा है ऊपर वाले में वो ऐसा कोई नहीं खींचने वाला, जितना यहां से खींचा जा रहा है उतना उस तरफ से कोई नहीं खींचा जा रहा है। तो इसकी वजह से इसका जो डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि इसके अंदर नेट अट्रैक्शन 0 नहीं होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स से इसका डायरेक्शन इनवर्ड पुल, नीचे की तरफ खींचता हुआ नजर आएगा। अब बात करोगे कि सर ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह भी मौजूद है, क्या ये इसको नहीं खींच सकता? हाँ खींच सकता है, ये नहीं कह रहे, लेकिन गैस के अंदर ना उतनी ताकत नहीं होती है जितनी ताकत लिक्विड के मॉलिक्यूल में होती। ये इसको अगर 10 न्यूटन से खींच रहा है तो ऊपर वाला बामुश्किल इसको 1 न्यूटन से खींचेगा, तो इसका जो पुल होगा नीचे की तरफ ही खिंचाव आएगा। तो ये हमारे पास एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो इसी को हम कहते हैं टेंशन। फिजिक्स के अंदर टेंशन को बड़े डिटेल में पढ़ाया जाता है कि एक बॉडी एक तरफ जा रही है, एक तरफ है, यानी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, 9 में मैट्रिक में से पढ़ाया जाता है। तो जहां पर ज्यादा फोर्स होता है उस तरफ उसका खिंचाव आ जाता है, टेंशन उसी तरफ आ जाता है। तो ज्यादा फोर्स नीचे से लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स बिल्कुल कम है। अच्छा, मैंने भी कहा कि भाई कोएसिव और एडिसिव फोर्स भी यहाँ कहीं ना कहीं यूज होगा। देखिए यहाँ पर जितने भी अट्रैक्शन नजर आ रहे हैं ना, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, ये भी वाटर ये भी वाटर, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है कोएसिव, यहाँ पर भी कोएसिव, ये भी अट्रैक्शन कोएसिव, ये भी अट्रैक्शन कोएसिव। यहाँ वाले पे चेक करोगे तो ये तो कोएसिव है, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल का जो एयर के साथ जो इंट्रैक्शन बन रहा है वो एडेसिव बन रहा है। तो एडेसिव फोर्स जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना नीचे साइड में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसका नेट अट्रैक्शन 0 नहीं होगा। इसका नीचे ये अनबैलेंस हो जाएगा, ये जो सरफेस है जिसकी वजह से नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगा, इसको हम कहेंगे इनवर्ट पुल। और इसी इनवर्ट पुल की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से लेयर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये लेयर करीब आ जाएगा। तो ये रहा, इधर मैंने बनाया है, आप देखिए जब ये लेयर इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये सिर्फ मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए बनाया है, लेकिन ये तमाम मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा। और तमाम मॉलिक्यूल है ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा था, अब इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ना इस पर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये किस तरह से भाई, यानी एक खिंचाव आ जाता है। जैसे गुब्बारा है, बिना फुला हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं उसके अंदर फुला दूंगा
तो स्ट्रेच हो जाता, फैल जाता है। जब फैलने के बाद ना उस पर आप कुछ यूं करिएगा ना, जैसे ये अगर यहाँ पे मसल जहां पे गोश्त ज्यादा दबाते हैं, जब छोड़िएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसके ऊपर जो मॉस्क्वाइटो यानी कि मच्छर वगैरह जो होता है, मॉस्किटो, वो उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। इसके अलावा वो मच्छर वहां पर अंडे भी दे देता है, और जिसकी वजह से और तादाद बढ़ती रहती है। पानी जहां पर खड़ा रहता है वहां पे मच्छर वगैरह बैठना स्टार्ट हो जाता है। वो सरफेस टेंशन की वजह से उसके अंदर एक बारीक टाइप की झिल्ली बन जाती है, जिसमें वो आराम से बैठा हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी उसके ऊपर वॉल कर रहे होते हैं, स्पाइडर वॉल कर रहे होते हैं, पत्ते ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ये जो सरफेस टेंशन है ना, इसकी मदद से आप इसके ऊपर ना एक निडल को भी ना फ्लो करवा सकते हैं। यानी सरफेस टेंशन इतना ज्यादा तो स्ट्रांग नहीं होता कि हम इसके ऊपर खुद खड़े हो जाए, लेकिन एक निडल को इसके ऊपर हम रुकवा सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला प्रैक्टिकल अपने घर में कर सकते हो। कोई भी बर्तन वगैरह आप लीजिए, उस पर निडल को ले जाके डायरेक्ट रखिएगा तो वो डूब जाएगा। आपने डायरेक्ट नहीं रखना है, पहले कागज रखना है, कागज के ऊपर एक सुई को रखना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चम्मच या तो किसी भी पेंसिल वगैरह की या पेन की मदद से आपने उस कागज को गीला करके वहां से हटा देना। उसके बाद आप ना निडल को उस पर फ्लो होते हुए देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप इंटरनेट के अंदर मुख्तलिफ वीडियो भी देखोगे कि हाउ निडल फ्लो ऑन वाटर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस नजर भी आ जाएगी कि किस तरह से वो फ्लो कर रहा होता है। तो आप उसके ऊपर फ्लो करवा दोगे, निडल इसके ऊपर फ्लो करने लगे। किसकी वजह से फ्लो कर रहा भाई? इसके ऊपर ना एक बारीक टाइप की मेम्ब्रेन यानी कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन या तो इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाती है। इसकी वजह से निडल यहां पे फ्लो कर रहा होता है। यहीं पर अनबैलेंस फोर्स होता है। ये पूरा इसी के लिए है कि यहां पर अनबैलेंस फोर्स होता है। अब अगर वो निडल पर जरा सा भी आपने टच किया तो वो इस लेयर को फाड़ देगा। उसके बाद दरमियान पे कहीं पर भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। उसके बाद निडल ये नहीं कि सरफेस के बाद यहां पर आके कहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि हर तरफ नेट फोर्स हमारा जीरो। सिर्फ ऊपर वाले में नेट फोर्स जीरो नहीं था, वो अब निडल रुकेगा तो डायरेक्ट यहीं पर जाकर रुकेगा। तो ये जो सरफेस टेंशन के जो सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनाए, इसी की वजह से निडल वहां पर रुका हुआ होता है। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अभी अब ये भी हम देख रहे हैं कि यूनिट होता क्या है कि 1 मीटर यानी कि यहां से लेकर यहां तक का, चले कोई भी डिस्टेंस है, इसको भी हटाते। लेट सपोज कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैं देख लेता हूं कि क्या क्या लिख के रखा हुआ है कि 4 मीटर लेंथ है भाई। ठीक है, 4 मीटर लेंथ है। और इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, जाहिर सी बात है कि इस लेयर को यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींचा जा रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टोटल लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, 4 मीटर इसका लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 मीटर में कितना लग रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर में 10 लगना चाहिए। जब 10 लग रहा है तो 2 में 20 लगेगा, 3 में 30 लगेगा, 4 में 40 लगेगा। मैं कहूंगा जरा इसको फॉर्मूले से बताइए, तो फॉर्मूले से आप यूं बताओगे F डिवाइड बाई L, फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपका बन गया सरफेस टेंशन। फोर्स कितना लग रहा है? 40 लग रहा है, डिवाइड बाई लेंथ कितना है? 4 है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। अब मैं लेंथ पे ना कमी कर देता हूं, लेंथ कर देता हूं मैं यहां पर 3 मीटर। तो अब यहां पर ना फोर्स में भी कमी आ जाएगी। फोर्स यूं लगेगा, अब यहां पर भाई जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा 30 न्यूटन। 1 2 3 4 5 6, क्यों सब नीचे की तरफ खींच रहे, डाउनवर्ड। ये ना डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ खींचता है इस लेयर को। ये जो मॉलिक्यूल है, अगर यहां पर निकालो तो अब भी ये गामा की वैल्यू निकालेंगे तो F डिवाइड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यह ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 3। अब भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मैं थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दे रहा हूं, ये रहा भाई 3 के बजाय मैंने कर दिया अब यहां पर 5 मीटर लेंथ कर दिया। और अब जो न्यू फोर्स है वो हो गया, यकीनन वो भी बढ़ गया यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब यहां पर 8 था, यहां 6 फोर्स वाला लग रहा था, यानी कि 6 फोर्स, यानी कि हर एक फोर्स के अंदर कितना जा रहा होगा? 5 जा रहा होगा। 5 10 15 20 25 30। यहां पर गए, हर कोई यहां पर भी खींच रहा है। टोटल यहां पे फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है। इसको भी निकाल लीजिए जरा। गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ।
फोर्स कितना है 50 डिवाइड बाई 5, कितना आया यहाँ पर 10। वैल्यू तीनों जगह हमारे पास सरफेस टेंशन का सेम आया। अब इससे बताना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला बताना होता तो फॉर्मूला तो यही था भाई कि गामा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इससे आपको बताना यह है कि एक डेरिवेशन करवाना था कि इसको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, कि लेंथ जब ज्यादा हो रहा है तो फोर्स भी ज्यादा हो रहा है। देखिए 4 में कितना है ये 40 से, जब लेंथ बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ गया, जब लेंथ कम हुआ तो फोर्स भी इसके अंदर कम हो गया। डायरेक्ट रिलेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। एफ जब ये प्रोपोर्शन हटाते हो तो इसी के नतीजे में ये एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, एक था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। फिर यहीं से ये एफ इसको यहां भेजेंगे, एल इधर आ जाएगा, यहां पर गामा रह जाएगा, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन लेंथ। ये आ गया, ये हो गया छोटा सा डेरिवेशन, क्योंकि आपके बुक में डेरिवेशन नहीं है। आप लोग ना ज्यादातर ये फॉर्मूला जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन के अंदर यही लिखा रहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि भाई यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन ये पूरा डिटेल भी मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन तो यही है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये आ कैसे रहा, इस तरीके से वजूद में आ रहा होता है जो कि आपकी किताब के अंदर नॉर्मली किया हुआ नहीं होता है। अच्छा, एक और वर्ड इसके अंदर दूसरे डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि एनर्जी में हम थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि एनर्जी वाला ना असल में फिजिक्स का सरफेस टेंशन टॉपिक है। एनर्जी वाला जो टर्म है ना, जो एनर्जी डिटेल में बताना है वो यहाँ बताना मुमकिन नहीं है। वो जब फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो सो फिल्म वगैरह बनाया जाता है, फिर उसके अंदर इसको कंप्रेस किया जाता है, दूर किया जाता है, तो उसमें हम डिटेल में बात किया जाता है। हाँ, अभी मैं आपको सरसरी तौर पे बता सकता हूँ कि एनर्जी वाला टर्म कैसे होता है। तो पहले फोर्स वाले से हम निकल जाए, फिर मैं आपको एनर्जी वाले टर्म पे भी लेकर जाऊंगा। तो इस वाले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल। राइट एंगल का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ये नीचे की तरफ खींचा है इसको, तो इसका और इसके दरमियान अगर मैं एंगल चेक करूं इस लेयर का, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री सॉरी, हाँ 90 डिग्री, सेल्सियस नहीं 90 डिग्री। ये राइट एंगल का मतलब क्या होता है, मैथ के अंदर 90 डिग्री तो होता है। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल। जो फोर्स लग रहा है ना वो राइट एंगल पे लग रहा होता है ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस। जो यूनिट लेंथ पे लग रहा होता है, यानी कि 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब इसके अंदर एक और चीज कहीं पे नजर आ रहा होगा कि ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी, वो डेफिनेशन तो बाद में आएंगे, उससे पहले हम इसको जरा क्लियर कर लेंगे हाई एनर्जी और लो एनर्जी क्या है। देखिए इस वाले मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें तो इस मॉलिक्यूल पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। यहीं पर देख ले तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा गंदा हो गया, इस मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है कि भाई यहां से भी अट्रैक्शन है, फिर यहां का भी अट्रैक्शन है, यहां का भी अट्रैक्शन है, यहां का भी अट्रैक्शन है, हर तरफ से अट्रैक्शन लग रहा ही है। लेकिन ऊपर वाले आप मॉलिक्यूल को देखो तो यहां पर अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है। यहां पर अट्रैक्शन कहां से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक डायगोनल, एक नीचे, एक नीचे। ऊपर वाला तो सारा खाली, ऊपर वाला बोलोगे सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है, हाँ है, थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है। तो इस वाले में ज्यादा अट्रैक्शन है, जो बल्क के मॉलिक्यूल होते हैं ना वहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां एनर्जी कम होता है, और एनर्जी कम होगा तो मोर स्टेबल होगा। तो यहां पर यही कि लो एनर्जी, अंदर वाला जितना भी मॉलिक्यूल जो बल्क में नजर आ रहा है इसकी एनर्जी होती है लो, इस वजह से ये स्टेबल होता है। लो एनर्जी आप यहां पर भी लिख सकते हो स्टेबल। जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल के अंदर चेक करेंगे तो यहां पर अट्रैक्शन कम है नीचे वाले कंपैरिजन। जब अट्रैक्शन कम है तो यहां पे एनर्जी कम हो, सॉरी गलत कह रही है ना, अट्रैक्शन यहां पर कम है, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी, इसलिए हाई एनर्जी। जब ज्यादा एनर्जी होगी तो स्टेबल नहीं होगा, जब स्टेबल नहीं है तो इसकी वजह से जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ना वो कोशिश करेगा मैं नीचे आऊं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं कम एनर्जी वाले जगह में रहूं, स्टेबल रहूं। तो यहां पर भी डायरेक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। जो पहले हो रहा था अब भी क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस एनर्जी को सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। ये हाई एनर्जी वाली जगह है, तो हाई एनर्जी से मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये भी डाउनवर्ड पुल हो रहा है। तो दोनों तरफ से ये देख लो, इनवर्ट पुल कह दो, डाउनवर्ड पुल कह दो, एक ही चीज है।
तो ये हाई एनर्जी और लो एनर्जी वाला भी फिनोमेना होता है, लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा आपको डिटेल में इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर ना पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे पूरा डेरिवेशन पूरा न्यूमेरिकल रखा जाता है। जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे फिर सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये वाला भी सरफेस टेंशन दोनों डेफिनेशन हो गया, एनर्जी पर भी हो गया। अब आते हैं कि ये क्या चीज है एनर्जी पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक डेरिवेशन ये रखिएगा क्योंकि आगे वाले टाइम पर जाएंगे ना तो मैं आपको यूनिट और डायमेंशन करवाऊंगा अगली वाली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा और दूसरा फॉर्मूला एनर्जी वाला भी काम आएगा। अब एनर्जी वाले में होता ये है कि जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, इसको और आप और स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो। अब ये इतना डिटेल अभी नहीं बता सकते, इसके लिए सोप वाला फिल्म यानी कि पानी और सोप को मिलाकर एक फिल्म बनाया जाता है, उसके अंदर फिर पूरा यानी फिल्म का मतलब वो जैसे बचपन में आप लोगों ने जो बबल्स वगैरह दुकान में मिलता है यूं करके फिर उसको फूंक मारते हो और उड़ना शुरू हो जाता है, उसी को हम फिल्म कह रहे। तो उसके अंदर फिर पूरा डिटेल में पता चलता है। आसान से अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि भाई इसका जो भी मेम्ब्रेन बना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बना है, अगर उसको और बढ़ाना है तो आपको उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे गुब्बारा है, फूला हुआ है, अब मैं कहूं कि भाई गुब्बारे को और स्ट्रेच करो और फैलाओ, तो इसका मतलब है कि आपको और उसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन और करोगे। जब वर्क डन करोगे तो अंदर एनर्जी देना पड़ेगा, जब एनर्जी होगा तो वर्क डन करेंगे ना। अगर मेरे में एनर्जी ही नहीं है, अब मैं गुब्बारे में फूंक मार रहा हूं, वर्क डन होगा ही नहीं। एनर्जी होगा तो वर्क डन होगा, जब वर्क डन होगा यानी कि उसके अंदर फोर्स वगैरह और लगेगा और वो डिस्टेंस वगैरह तय करेगा। तो होता यह है कि जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, अगर इसको आप मजीद इंक्रीज करना चाहो, ये रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू इंक्रीज द यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड, उसको अगर आप मजीद इंक्रीज करना चाहो तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है यूनिट एरिया पर। ये पूरा डेरिवेशन करके निकलता है, जैसे ये मैंने छोटा सा ड्राइव करवाया है, उसका भी पूरा डेरिवेशन है, लेकिन वो अभी मैं मजबूर हूं यहां करवाने से। वो करवाने का मतलब है कि आधे घंटे से ऊपर सिर्फ उसी में चला जाएगा, उस सो फिल्म सोल्यूशन को समझने में। तो इसको जरा मैं नीचे का रफ करके और जो लिखना लिखिए, मैं जरा इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखता हूं। अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो ये होगा कि भाई सरफेस टेंशन ऊपर आप लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया, कि उसके यूनिट एरिया जो भी एरिया होगा उसको स्ट्रेच करना है, उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको उसको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे एक ये रबड़ है, यहां से समझाने के लिए, ये रबड़ है, जाहिर सी बात है कि रबड़ के अंदर स्ट्रेच हो सकता है। अब इस रबड़ को मैं कहूं कि भाई यहां तक तुम्हें फैलाना है, तो अब आप पहले तो यहां तक का ये मौजूद था, ये रहा, ठीक है, यहां तक तो ये था। अब आपने मजीद इसको खींचा है तो एनर्जी किया है, इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर कोई वर्क डन भी किया होगा, यानी कि आपने इसमें लगाया फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस तय हुआ, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हुआ यानी कि आपने इसके अंदर एनर्जी वगैरह दिया। अब आप एनर्जी लिखो। कुछ लोग ना ये भी लिख देते हैं, ज्यादातर लिखा नहीं जाता, ऊपर यूं भी लिखते हैं कि भाई वर्क डन डिवाइड बाई एरिया, तो यूनिट दोनों तरफ से सेम ही आता है। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है। फिलहाल यूनिट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। तो दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। आपके बुक के अंदर ये वाला वर्डिंग ना वर्क डन के हिसाब से भी लिखा हुआ मिलेगा कि कुछ इस तरह से, भाई सिंस वर्क हैज टू बी डन टू लिफ्ट द इनर मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मजीद एक्सपेंड करने के लिए, हालांकि सरफेस तो ही चाहता है कि मेरा एरिया कम से कम हो, क्योंकि जब एरिया कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। हम इसे जबरदस्ती स्ट्रेच करेंगे, जबरदस्ती बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर एनर्जी देना पड़ेगा। जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये फैल जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम जो एरिया वगैरह वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है इस डेफिनेशन के अंदर भी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू इंक्रीज द यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड। दूसरे वाले में ये लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द सरफेस, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसके सरफेस को स्ट्रेच करने के लिए, यू खींचने के लिए, जितना इसको खींच सकते हो आप उस पर एनर्जी अप्लाई करोगे, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और सारा यूनिट एरिया पे बात करते हैं, तो हर चीज मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी निकालते मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन निकालते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यूनिट एरिया यूनिट पर ही निकालते हैं हर चीज। तो इसको भी आपने यूनिट पे ही निकालना है। अच्छा, जो चीज के अंदर लिखना आप लोग लिखिए, फिर मैं देखता हूं और भी कुछ बताने के लिए तो बताता हूं। अगली वाली वीडियो के अंदर तो हम डायमेंशन और फिर फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह देखेंगे, यूनिट वगैरह सारा डिटेल पे। अच्छा भाई, और ज्यादा कुछ तो इसके अंदर बताने के लिए नहीं दिख रहा, बस एक और लिखा हुआ है कि
पानी वगैरह जो भी है, अगर पानी पे ना कभी आप लोग घर में भी कोई बाल्टी वगैरह कोई बड़ा सा जगह में पानी मौजूद है, अगर पानी में आप लोग ना यूं हाथ मारिए तो आपको हाथ में अच्छा खासा चोट का फील होगा, लेकिन अगर पानी में यूं हाथ अंदर भेजिए तो आपको चोट का एहसास नहीं होगा। तो ये जो आप जो यूं मारा है ना, ये जो आपको हाथों में चोट लगा है, ये सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा होता है, क्योंकि पानी पर सरफेस टेंशन होता है। यहाँ पे यूं जब मारते हो ना तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जबकि यूं उसको मारते हो ना तो उसको ब्रेक करना आसान होता है। जैसे अगर सुई ले लें, सुई को जब गुब्बारे पे आप उसको नोक वाले जगह, जैसे कि ये नोक है ना, सुई है, नोक वाले से हिस्से से जब गुब्बारे को यूं करिएगा तो आराम से फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके इस वाले एरिया से जब करिएगा तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो वैसी सरफेस टेंशन पे तो वो भी स्ट्रेट मेम्ब्रेन, गुब्बारा भी क्या स्ट्रेट मेम्ब्रेन, गुब्बारे पे यूं करते रहेंगे ये नहीं हो जाएगा। जैसे सुई है, सुई का ये हिस्से में कभी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हिस्सा उस गुब्बारे में मारेंगे तो ये नोक उसको फाड़ देगा। वैसे ही जब आप पानी में इस तरह से हाथ मारिएगा ना तो आपको चोट का एहसास होगा, लेकिन अगर जब इस जगह से यूं करिएगा तो आराम से सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगा और अंदर चला जाएगा। बाकी खारा पानी में कम सरफेस टेंशन, वो ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है, और मीठे में कम होता है, सॉफ्ट वाटर में। वो सब बात हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर कि किस किस चीज़ की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। वो तो तीसरे पार्ट में, अगला जो पार्ट है उसमें मैं आपको डायमेंशन और यूनिट के बारे में बताऊंगा कि इसके कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं। इस बेस में CGS वाला ही बता दूंगा, MKS भी बता दूंगा, और इसके अलावा SI भी बता दूंगा, फिर डायमेंशन भी बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।